हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु दौरे फिर एक बार स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये सीडीपी से है। सीडीपी में किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे आते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन हैं जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में बार बार पूछे गए हैं, वो सभी मैंने यहाँ पर लेने की कोशिश की है। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच कीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो देखते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की है और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया है? किसने? हार्वर्ड गार्डनर, जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की या फिर स्पीयरमैन? गैस करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कि किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की है और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया है? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा हार्वर्ड गार्डनर, यानी ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। हार्वर्ड गार्डनर ने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की है और इन्होंने बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास को साकार करने वाले पर्यावरणीय कारक में से निम्न में से किसके अलावा सभी शामिल हैं? अब देखिए, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इनमें एक ऐसा है जो शामिल नहीं है, इसके अलावा 3 शामिल हैं। अब बता सकते हैं आप लोग कि विकास को साकार करने वाले पर्यावरणीय कारक में निम्न में से किसके अलावा सभी शामिल हैं? एक ऐसा बताइए ऑप्शन जो शामिल नहीं है। संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता, शारीरिक सौष्ठव या पोषण की गुणवत्ता? तो देखिए, संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता या फिर पोषण की गुणवत्ता, ये तीनों क्या है? ये तीनों वातावरण के ही पार्ट हैं। लेकिन जो शारीरिक बनावट होती है ये हमें कहाँ से मिलती है? ये हमें वंशानुक्रम से मिलती है। तो इसमें एक जो ऑप्शन है जो इसमें शामिल नहीं है वो कौन सा हो गया? वो हो गया ऑप्शन नंबर सी, जो कि इसमें शामिल नहीं है। यानी बालक की जो शारीरिक बनावट होती है उसको वंशानुक्रम से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य जिसे व्यक्ति केवल अधिक अनुभवी व्यक्ति की सहायता के साथ पूरा करा जा सकता है, अधिगम के क्षेत्र किसके क्षेत्र को दर्शाता? बताइए, अधिगम में किस क्षेत्र को दर्शाता है? ये संज्ञानात्मक मतभेद का क्षेत्र, संभावित विकास का क्षेत्र, अधिगम अवसर या असंतुलन बिंदु? बताइए कौन सा इसमें राइट ऑप्शन होगा। देखिए, मान लीजिए कि कोई कार्य है जो हमें थोड़ा आता है और इसको हमें अपने कार्य को ज़्यादा डेवलप करना है, यानी हमें किसी की मदद लेनी पड़ेगी। आपके अंदर जितना वास्तविक ज्ञान है, यानी जितनी रियल नॉलेज है, इसको आप बढ़ाना चाहते हैं, यानी अपना जो वास्तविक विकास है उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम किसी की मदद लेते हैं। आप जहाँ तक पहुँच सकते हैं या जहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, तो किसी की मदद जो ली जाती है उसी को क्या बोलते हैं? उसको ZPD कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ZPD, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा संभावित विकास का क्षेत्र, यानी ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर के बहु प्रतिभा बुद्धिमत्ता सिद्धांत के अनुसार एक नृत्यकार को किस प्रकार की बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इस पर स्टार मार्क कर लें। ये क्वेश्चन लगभग हर बार आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, यहाँ पर एक डांसर के अंदर कौन सी प्रतिभा होती है, कौन सी बुद्धि होती है, उसको पूछा जा रहा है। बताइए, इंट्रापर्सनल, अंतर्वैयक्तिक, तार्किक या फिर शारीरिक गतिक बुद्धि? बताइए कौन सी बुद्धि होती है इनके अंदर? तो देखिए, एक नृत्यकार के अंदर शारीरिक गतिक बुद्धि होती है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जिसको अपने शरीर के सभी अंगों पर नियंत्रण करने की क्षमता जिसके अंदर हो। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समावेशी शिक्षा की विशेषता नहीं है? यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है जिसमें से 3 विशेषता होंगी, लेकिन एक आपका नेगेटिव पॉइंट होगा, वही आपको चूज करना है कि कौन सी समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन की विशेषता नहीं है। बताइए, यह केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए सीखने को बढ़ावा देता है, यह दिव्यांग बच्चों की देखभाल से लेकर उनकी शिक्षा और व्यक्तिगत विकास तक सेवा में बदलाव है, या फिर समावेशी शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है, कोई प्राप्त स्थितियां उत्पाद नहीं, यह सभी छात्रों की क्षमता को अधिकतम करने का प्रयास करता है? बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा जो आपको निगेटिव में जवाब देना है, यानी विशेषता नहीं है में पूछा जा रहा है। तो देखिए,
जो विशेषता नहीं है वो ये है कि यह केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के सीखने को बढ़ावा देता है। ये आपका निगेटिव पॉइंट है। इंक्लूसिव शिक्षा में सभी तरह के बच्चों को समावेशन किया जाता है, उनको सभी को एक समान मानकर शिक्षा दी जाती है, उनके साथ किसी तरह का कोई मतभेद नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका निगेटिव पॉइंट है, यही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के प्रश्न बच्चों में सोच चिंतन कौशल को बढ़ावा देते हैं, बताइए, उनको क्रिएटिव बनाते हैं। किस तरह के प्रश्न में? व्यक्तिगत प्रतिक्रिया प्रश्न, बंद प्रश्न या तथ्यात्मक प्रश्न, या प्रश्न पूरी तरह से पढ़े गए पाठ पर आधारित, बताइए किस तरह के प्रश्न होते हैं। तो देखिए, व्यक्तिगत प्रतिक्रिया प्रश्न जो होते हैं बच्चों के अंदर सोच चिंतन कौशल को बढ़ावा देते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर असर्शन दे रखा है। इस तरह के क्वेश्चन आपके पिछले साल के पेपर यानी 2024 में जो जनवरी में पेपर हुआ उसमें कई क्वेश्चन इस तरह के आए थे कथन वाले। देखिए, कथन क्या है कि शैक्षणिक शिक्षा के अलावा शैक्षिक व्यवस्था में छात्रों की सामाजिक भावनात्मक आवश्यकताओं पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। कथन आर क्या कह रहा है कि अनुभूति में भावनाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अब आपको सही विकल्प चुनना है, क्या ए और आर दोनों सत्य हैं, या फिर आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है, या ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं करता है, या ए सत्य है आर गलत है, या ए आर दोनों गलत हैं। बताइए क्या हो सकता है इसमें। देखिए, कथन ए यानी शैक्षिक शिक्षा के अलावा शैक्षिक व्यवस्था में छात्रों की जो सामाजिक भावनात्मक आवश्यकताओं पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही है। कथन आर क्या है कि अनुभूति में भावनाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपका कथन ए और आर दोनों सत्य हैं, और जो आर है वो ए का सही स्पष्टीकरण करता है, जो आर है वो ए का सही स्पष्टीकरण करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पूरी तरीके से आनुवंशिकता पर निर्धारित है, जैसे आंखों का रंग, बुद्धिमत्ता, नैतिक विकास या सामाजिक विकास। इस पर भी आप लोग स्टार मार्क कर लें, ये क्वेश्चन भी हर बार आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा जाता है। बताइए, आनुवंशिकता पर आधारित होता क्या होता है? क्या इसमें राइट आंसर हो जाएगा आंखों का रंग, बुद्धिमत्ता, नैतिक विकास या सामाजिक कौशल? बताइए। तो यहाँ पर देखिए, जो आपका पहला यानी आंखों का रंग, ये आपको आनुवंशिकता पर आधारित होता है, आंखों का रंग। तो यहाँ पर ऑप्शन ए यानी ऑप्शन ए आपका आंखों का रंग, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे ने बच्चों के नैतिक विकास की कितनी अवस्थाओं की पहचान की? 1, 2, 3, 4, बताइए कितनी अवस्थाओं की पहचान की है नैतिक विकास की? तो देखिए, 2 अवस्थाओं की पहचान की है। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये भी असर्शन दे रखा है, यानी कथन ए क्या कह रहा है कि शिक्षकों को बच्चों के मूल्यांकन के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम और प्रतिक्रियाओं का पालन करना चाहिए। यहाँ देखिए, जो मानकीकृत वर्ड है ये क्या है? ये निगेटिव वर्ड है। आपको इस तरह के वर्ड को भी ध्यान में देना है कि कहाँ पर निगेटिव वर्ड दे रखे हैं, मानकीकृत नहीं करना है पाठ्यक्रम। तर्क आर क्या कह रहा है कि समावेशी शिक्षा का उद्देश्य मतभेदों को खारिज कर सभी को समान बनाने की दिशा में काम करना है। यहाँ पर ये भी आपका नेगेटिव पॉइंट है। अब आप बताइए कि इसमें से सही आंसर क्या होगा? ए और आर दोनों सही हैं, और ए की आर सही व्याख्या करता है, या ए और आर दोनों सही हैं लेकिन ए जो है वो आर की सही व्याख्या नहीं करता है, ए सही है लेकिन आर गलत है, या ए और आर दोनों गलत है? बताइए इसमें राइट ऑप्शन क्या होगा? यहाँ देखिए, दोनों में ही निगेटिव वर्ड देखने को मिल रहे हैं, दोनों में ही क्या मिल रहे हैं? निगेटिव वर्ड देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर ए और आर दोनों ही गलत दे रखे हैं, तो आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के सिद्धांतों में दूसरों के अनुभवों व शारीरिक दृष्टिकोण को अपनी दृष्टि से देखने की जो प्रवृत्ति होती है वो क्या कहलाती है? अनुकूलन, आत्मिक केंद्रियता, जीववाद या फिर संतुलीकरण? बताइए क्या कहलाती है? जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार दूसरों के अनुभवों व सांसारिक दृष्टिकोण को अपनी दृष्टि से देखना, तो ये कहलाएगी आत्मकेंद्रियता। क्या कहलाएगी? आत्मकेंद्रियता, यानी ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिक स्वभाव के पूर्व निर्धारित प्रकटीकरण की प्रक्रिया को संदर्भित करता कौन करता है? परिपक्वता, पाठ, अनुकूलन या फिर समाजीकरण? तो देखिए, यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैच्योरेशन, यानी परिपक्वता। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रतीकों के निर्माण एवं उपयोग करने की क्षमता की एक प्रमुख उपलब्धि है, कौन सी है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या वेदी पेशी अवस्था, बताइए। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। जब बच्चा क्या प्रतीकों का निर्माण करने लगता है, सिंबल को पहचानने लगता है, तो ये आपकी अवस्था होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट है लेव वाइगोत्स्की प्रस्तावित करते हैं कि डॉट बच्चों में स्वयं नियमन के लिए महत्वपूर्ण है, बताइए क्या महत्वपूर्ण है? अनुकूलन, संगठन, असंतरण या फिर निजी भाग, क्या महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, निजी भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास के किस पहलू में तर्क चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है? कौन सा ऐसा पहलू है? नैतिक विकास, गतिक विकास, सामाजिक विकास या संज्ञानात्मक विकास, बताइए कौन सा ऐसा पहलू है? विकास के किस पहलू में तर्क चिंतन की बात की जा रही है? तर्क चिंतन और समस्या समाधान की बात की जा रही है, बताइए कौन सा है? तो देखिए ये हो जाएगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी संज्ञानात्मक विकास। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है, एक अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है, वैधता है, विश्वसनीयता है, बताइए आत्मनिष्ठा है या व्यवहारिकता, क्या होगा इसमें? राइट आंसर क्या हो सकता है? एक अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है, व्यवहारिकता है यानी पूर्व ज्ञान होना, बिल्कुल है। आत्मनिष्ठा ये नहीं है, यानी अपने अनुसार। एक अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है कि आपके अनुसार जो सही है क्या वही सही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चरण में बच्चे न केवल वस्तुओं के संदर्भ तर्क कर पाते हैं बल्कि प्रतिज्ञाप्तिक चिंतन करने में भी सक्षम होते हैं, बताइए कौन सी ऐसी अवस्था होती है जिसमें बच्चे तर्क वितर्क कर पाते हैं? संवेदी चालक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बच्चे वस्तुओं के बारे में संदर्भ में तर्क वितर्क कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के सिद्धांतों में एक बच्ची जो मानती है कि कार सजीव है क्योंकि वह चलती है, क्या प्रदर्शित कर रही है? जीववादी सोच, केंद्रीयता, अप्रतिवर्ती सोच या क्रमबद्धता, बताइए। तो देखिए जीन पियाजे के अनुसार ये जीववादी सोच है। क्या है ये जीववादी सोच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? सामाजिक, आनुवंशिक, नैतिक या शारीरिक, बताइए कौन सी भूमिका पर बल देते हैं वाइगोत्स्की? तो आप लोगों ने इनका सिद्धांत जानते होंगे, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो यहाँ पर जो आपका सामाजिक जो है ऑप्शन ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, कैसे सीखते हैं? पुनर्बलन प्रदान किया जाता है तब सीखते हैं या फिर परिपक्व होने पर सीखते हैं, अनुकरण से सीखते हैं या वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया द्वारा? तो देखिए वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने वयस्कों यानी अपने से बड़ों, अपने से छोटों सभी के साथ परस्पर क्रिया के द्वारा सीखते हैं। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम है क्या है? एक अनुबंधित गतिविधि, एक सामाजिक गतिविधि, एक व्यक्तिगत गतिविधि या एक निष्क्रिय गतिविधि? तो देखिए इनका सिद्धांत क्या है लेव वाइगोत्स्की का? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। यहाँ पर एक सामाजिक गतिविधि है, यही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के भाषाई विकास में सामाजिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह विचार किसका है? पियाजे का, स्किनर का, चॉम्स्की का या वाइगोत्स्की का, किसका है? सामाजिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है एक बच्चे के भाषाई विकास में। तो देखिए यहाँ पर समाज की बात की जा रही है, तो ये वाइगोत्स्की का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलर ने सृजनात्मकता के कितने स्तर बताए हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? तो देखिए इन्होंने सृजनात्मकता के 5 स्तर बताए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बच्चा काले कुत्ते से डरता है वह काली गाय और काली बकरी से भी उसको डर लगता है, क्या लगता है? डर लगता है। पावलोव के सिद्धांत में से क्या कहते हैं, बताइए? उद्दीपक सामान्यीकरण, उद्दीपक विभेदन, विलोपन या स्वयं पुनर्लाभ, बताइए क्या कहते हैं? तो देखिए इसको पावलोव के अनुसार से उद्दीपक सामान्यीकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि साइकोलॉजी शब्द का पहला प्रयोग किसने किया था? साइकोलॉजी शब्द का पहला प्रयोग किसने किया था? अरस्तु, प्लेटो, पेम्पोलॉजी या रुडोल्फ गोल्काय, बताइए किसने किया था? तो देखिए साइकोलॉजी शब्द का जो पहला प्रयोग था ये किया था रुडोल्फ गोल्काय ने। इसके अलावा पेम्पोलॉजी को मनोविज्ञान का पहला
जो पैम्पोलॉजी थे, इन्होंने मनोविज्ञान को पहली बार मन का विज्ञान कहा था। क्या कहा था? पहली बार मन का विज्ञान कहा था। और कब कहा था? 1590 में कहा था। इसके अलावा अरस्तु, इन्होंने कौन सी विधि बताई है? आगमन और निगमन विधि को, जो अरस्तु हैं इनको आगमन और निगमन विधि का जनक कहा जाता है। यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर होगा कि साइकोलॉजी शब्द का पहला प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था रुडोल्फ वोल्क्सवाइगर। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। आपका स्कोर कितना सही गया ये भी बताएं। और जो भाई बहन पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल से, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप लोग सीटेट से संबंधित अन्य वीडियो भी देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। थैंक यू।